नमस्कार दोस्तों, रिजल्ट साला में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो हम लेके आ चुके हैं आप लोगों के बीच घटना चक्र के बीपीएससी का टोर टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो टोर टेस्ट सीरीज के अंतर्गत पूरे 10 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। तो इसमें से हम लोग आज चौथे प्रैक्टिस सेट पर बात करते हैं। तो ये चौथा सेट है, तो हम लोग सभी 150 क्वेश्चनों को देखते हैं बारी बारी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन से। जीएस का क्वेश्चन यहाँ शुरू होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। तो पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था आपको शेरशाह सूरी ने। तो शेरशाह सूरी आपको आंसर हो जाएगा। तो आंसर आपका शेरशाह सूरी ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। तो चलिए इसको 1 को लॉक कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा दिया हुआ है, 1857 ईस्वी क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था। तो उनका देहांत हुआ था आपको दोस्तों 26 जुलाई को। ठीक है, तो 26 जुलाई इसमें दिया नहीं है। तो 26 जुलाई जब नहीं दिया है तो फिर ई हो जाएगा। तो चलिए ई मारते हैं। याद रखिएगा उनका देहांत हो 26 जुलाई को। और कुंवर सिंह बिहार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में बीपीएससी के 2 क्वेश्चन रहता है इनका। इसके बाद नेक्स्ट है, इनमें से कौन बिहार का किसान नेता थे। तो बिहार के किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती। इन्होंने 1929 में बिहार किसान सभा की स्थापना की थी, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। तो ये आपको हो गया ये। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, अगला हम लोग देख लेते हैं। चलिए, तो हम लोगों ने देखा है स्वामी सहजानंद सरस्वती किसान नेता थे। इसके बाद जो है आपको विद्यानंद, तो स्वामी विद्यानंद भी बिहार किसान सभा से जुड़े हुए थे, किसान आंदोलन से ये भी जुड़े हुए थे। तो 1 और 2, तो जब 1 और 2 हो गया तो आपका आंसर हो जाएगा ए में दिया हुआ है 1 और 2। तो चलिए ये इसको ए को लॉक करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है, उसको हम लोग देख लेते हैं कि बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो ये आपको भाग लिया था गद्दार फणींद्रनाथ घोष ने। यही वो गद्दार है फणींद्रनाथ घोष जिसने भगत सिंह के खिलाफ गवाही दिया था और भगत सिंह को फांसी हुआ था। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा फणींद्रनाथ घोष ये जो है आपको 1928 के HRSA का जब बैठक हुआ था तो उसमें ये भाग लिया था। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, अमृत बाजार पत्रिका का संस्थापक संपादक कौन था। तो ये आपको हरिश्चंद्र बनर्जी है और सुरेंद्र नाथ बनर्जी है। तो ई हो जाएगा। ठीक है, तो 15 का हम लोग देख लेते हैं। तो सॉरी दोस्तों, अमृत बाजार पत्रिका का जो है वो आपको शिशिर कुमार घोष है। तो अमृत बाजार पत्रिका का लेखक मुखर्जी नहीं, शिशिर कुमार घोष है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अमृत बाजार पत्रिका का संस्थापक है शिशिर कुमार घोष। तो चलिए घोष जी हैं बी में, तो बी को लॉक किया। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, वर्ष 1904 में किसने अभिनव भारत सोसाइटी का संगठन किया था। इसने किया था बीडी सावरकर ने, नासिक में किया था। मित्र मेला जो मित्र मंडली थी इन्हीं का नाम बदल कर बाद में हो गया था अभिनव भारत। ठीक है, तो बीडी सावरकर नासिक में किया था। इसके बाद है, भारतीय स्वतंत्रता बिल को ब्रिटेन की शाही सहमति कब प्रदान हुई थी। भारतीय स्वतंत्रता बिल को ब्रिटिश की शाही सहमति कब प्रदान हुई थी, 18 जुलाई 1947 को। तो डेट याद रखने वाला क्वेश्चन को भी ध्यान में रखिएगा कि किसमें डेट याद रखना है, क्योंकि क्रिटिकल रहता है कोई कोई क्वेश्चन। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो बिल पास हुआ था उसको ब्रिटेन के शाही परिवार की सहमति 18 जुलाई 1947 को हुआ था। उसके बाद है, जिया तरंग आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था। तो जिया तरंग आंदोलन प्रारंभ हुआ तो कहाँ पर हुआ। तो ये हुआ आपको मणिपुर में। तो जिया तरंग आंदोलन कहाँ हुआ था, तो मणिपुर में हुआ था। मणिपुर ऑप्शन नंबर सी में है। इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है आपको, कांग्रेस ने लखनऊ अधिवेशन में, तो लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था, तो आपको 1916 में हुआ था। ठीक है, तो उसमें क्या क्या किया था, तो सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल को स्वीकार किया। तो सही बात है, मुस्लिम लीग का जो है कांग्रेस के साथ समझौता हुआ था, ये भी सही है। तिलक को आगामी अधिवेशन का सभापति चुना और गांधी के असहयोग प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। तो ये नहीं है दोस्तों। और उग्रवादियों को निष्कासित किया, तो गलत है। तो आपका ए सही होगा। तो 19 का आपको हो जाएगा, 19 का ए हो जाएगा। ठीक है, बाकी तीनों गलत है। तिलक साहब जो है वो आपको कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित नहीं हुए हैं। ठीक है, तो ये गलत है। और ये असहयोग आंदोलन हुआ था 1921 में और लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। तो ये भी गलत है। उग्रवादियों को निष्कासित नहीं किया, तो उग्रवादियों को मिलाया गया था गरम दल को। तो ये भी गलत है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे आपको कौन थे, तो CR दास, गोपाल कृष्ण गोखले, वीसी पाल और बाल गंगाधर तिलक। तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु आपको CR दास थे। तो 20 का हो जाएगा, आपको बी हो जाएगा। तो बी आपको यहाँ पे ये हो गया। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। तो आपको जोड़ा सुमेलित नहीं, तो लॉर्ड कैनिंग पहली जनगणना, ये आपको गलत है। ठीक है, लॉर्ड लिटन प्रथम दिल्ली दरबार, डलहौजी वुड डिस्पैच और उसके बाद चेम्सफोर्ड। तो सबसे पहले आपको ए गलत है 21 का। ठीक है, तो 21 का आपको ए हो जाएगा। चलिए, तो ए ये आपको गलत है। पहली जनगणना लॉर्ड मेयो ने करवाया था। तो मेयो जो है वो आपको 1781 ईस्वी में करवाया था। तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद लॉर्ड लिटन प्रथम दिल्ली दरबार सही है। लॉर्ड डलहौजी के समय वुड डिस्पैच की नीति आई थी, शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोला जाता है वुड डिस्पैच को, ये भी सही है। इसके बाद चेम्सफोर्ड, तो चेम्सफोर्ड के समय 1919 में आया था क्या, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ये तीनों सही है, लेकिन जो पहला ऑप्शन है वो गलत है। तो इसमें से गलत को खोजना, तो गलत कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन।
इसके बाद 22 में है, निम्नलिखित में से किसने शिवाजी एवं गणेश उत्सवों को बढ़ावा दिया था? ये आपको बढ़ावा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। तो बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिक का जनक भी इसको इसी कारण से बोला जाता है कि इन्होंने हिंदुत्व को जो है हथियार की तरह यूज किया था, धर्म को हथियार की तरह यूज किया था। तो शिवाजी और गणेश महोत्सव को बढ़ावा आपको बाल गंगाधर तिलक देता। तो 22 का आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए, आपका सही आंसर बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। उसके बाद वह प्रथम भारतीय जिसने ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में आर्थिक निकासी के सिद्धांत की भर्त्सना की थी। तो ये आपको क्या था? दादा भाई नौरोजी ने। तो दादा भाई नौरोजी बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, तो ये आपको इनका हो जाएगा। नरम दल के नेता रह चुके हैं और कांग्रेस के संस्थापक भी है दादा भाई नौरोजी। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद है ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन का स्थापना किसके द्वारा की गई? तो स्पिनर्स एसोसिएशन का स्थापना आपको महात्मा गांधी ने किया था। तो 24 का आपको हो जाएगा महात्मा गांधी दिया हुआ है बी में। ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन का स्थापना महात्मा गांधी ने किया था। उसके बाद है शिवाजी के जीवन की अंतिम घटना निम्न में से कौन सी थी? तो देखिए, सबसे पहले शिवाजी के अंतिम जो कर्नाटक अभियान का उनका देहांत हो गया था। तो कर्नाटक अभियान उनके जीवन का सबसे अंतिम घटना है। उससे पहले राज्याभिषेक हुआ था और सबसे सूरत लूट के बाद सबसे पहले देखिए, सूरत सबसे पहले शाइस्ता खां से। तो शाइस्ता खां कौन था? तो औरंगजेब का मामा था। तो शिवाजी को मारने के लिए भेजा गया था औरंगजेब ने। तो शाइस्ता खां पराजित हुआ था शिवाजी से। इसके बाद शिवाजी ने सूरत को लूट लिया। सूरत को लूटने के बाद राज्याभिषेक करवाया। राज्याभिषेक होने के बाद वो अपना कर्नाटक अभियान किए थे। ये इनके जीवन का अंतिम अभियान था। उसके बाद आपको दिया है 26 में ऐतिहासिक पुनः समझौता पर भीमराव अम्बेडकर के साथ निम्न में से किसने हस्ताक्षर किए? तो भीमराव अम्बेडकर के साथ पुनः पैक्ट मदन मोहन मालवीय ने महात्मा गांधी की तरफ से किया था। तो मदन मोहन मालवीय ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 26 को। ध्यान दीजिएगा, मदन मोहन मालवीय और सी राजगोपालचारी, तो 3 लोगों ने आपको महात्मा गांधी की तरफ से पुनः पैक्ट पे हस्ताक्षर किया था। पुनः पैक्ट पे जो भीमराव अंबेडकर के दलितों को पृथक निर्वाचन प्रणाली को जो स्वीकार किया गया, जो 138 सीटें आरक्षित की गई थी, उसमें आपको महात्मा गांधी ने खुद हस्ताक्षर नहीं किया था। उनके लिए आपको देखिए, मदन मोहन मालवीय ने महात्मा गांधी की तरफ से, सी राजगोपालचारी ने और पुरुषोत्तम दास ने, इन तीनों ने किया था। तो ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा। तो चलिए, ई सही है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट्टा किसे निरूपित करता है? तो अर्घट्टा शब्द आपको सिंचाई की भूमि को निरूपित करता है। ठीक है, तो अर्घट्टा भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र, वाटर व्हील होता है। ये अर्घट्टा हो गया। ठीक है, अर्घट्टा से पानी का, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र, वाटर व्हीलर को अर्घट्टा बोला जाता था। इसके बाद है आपको आइन उल मुल्क मुल्तानी ने इनमें से किस शासक अधीन सेवा नहीं की थी? तो आइन उल मुल्क मुल्तानी ने किस शासक की सेवा नहीं की थी? तो नहीं की थी तो इल्तुतमिश का। तो इल्तुतमिश, इससे पहले वो अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक का समकालीन था, लेकिन इल्तुतमिश के समय उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, जब इल्तुतमिश ने सत्ता संभाला तो ये बहुत बूढ़े हो चुके थे और इनका देहांत हो गया। तो चलिए, 28 के बाद है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। तो ये इन तीनों का सेवा किया था आइन उल मुल्क मुल्तानी ने। उसके बाद है हाली पद्धति संबंधित थी। तो हाली पद्धति किससे संबंधित थी? तो हाली पद्धति आपको समझ बंधुआ मजदूरी से। तो 29 का ए हो जाएगा, बंधुआ हाली पद्धति। हाली मतलब बंधुआ मजदूरों को हाली पद्धति बोला जाता है। तो ध्यान दीजिएगा और हमेशा इस बात को दिमाग में माइंड मेकअप करके रखें, बंधुआ मजदूरी जो समझ वो हाली पद्धति संबंधित है बंधुआ मजदूरी से। तो आपको 29 का ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, वो आपको दिया हुआ है। देखिए, ये ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों को कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण क्या था? तो इसका कारण था आपको धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश को तरजीह दिया जाना। तो ये उन्होंने जमींदारी जो जमीन जो एक ही वर्ग के हाथों में, उन्होंने बिजनेस पे नहीं बल्कि जमींदारी पे ध्यान दिया। तो ये आपको डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट निम्नलिखित में युग्मों में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, बिरसा मुंडा हो गया, संथाल। तो सबसे पहले देखिए, मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा ने किया था, संथाल विद्रोह सिंधु कानू ने किया था, और अहोम विद्रोह गोमधर कुंवर अहोम विद्रोह, ये भी सही है। और नायक विद्रोह ताना भगत, ये गलत है आपको 31 का। ठीक है, तो 31 का डी गलत है। नायक जो है आपको ताना भगत, ये गलत है। ठीक है, तो डी गलत हो जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित में स्थानों में से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। तो पशुपालन के प्रमाण कहाँ? तो लखनिया से मिलता है। तो लखनिया आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो लखनिया आपको किन स्थान से मध्य पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो ये आपको लखनिया से मिलते हैं। तो आपको ये हो गया आपको 32 का। तो लखनिया से नहीं मिलता है दोस्तों, सॉरी, बागेर से मिलता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये बागेर से मिलता है। तो ये बागेर होगा, लखनिया गलत होगा। इसके बाद है मृग पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति पाई गई है, कहाँ से? तो 33 का देख लीजिए दोस्तों कि मृग पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। तो कहाँ से प्राप्त हुई है? आपको कालीबंगा से प्राप्त हुई है। तो कालीबंगा ऑप्शन नंबर बी हो गया। इसके बाद है नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है। तो नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है तो कठोपनिषद में, शतपथ ब्राह्मण, बृहदारण्यक और अथर्ववेद में। तो ये मिलना चाहिए आपको नचिकेता का कठोपनिषद में। तो कठोपनिषद आपको हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए, कठोपनिषद में नचिकेता का जो दिया हुआ है नचिकेता के बारे में कि यमराज को अपने बेटा को दान में देता है, तो वो नचिकेता का जो पाठ है वो उल्लेख किया है कठोपनिषद में।
तो 34 का आपको डी हो गया। इसके बाद है ऋग वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो ये समझा जाता है आपको गाय को, क्योंकि ये आर्य लोग जो है आपको ग्रामीण परिवेश में रहते थे और गाय के दूध से उनका जीवन यापन होता था, तो ये आपको मूल्यवान संपत्ति गाय को समझा जाता था। इसके बाद है किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है? किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है? तो ये देख लेते हैं हम लोग, सफेद घोड़ा किसका है? तो ये इनमें से किसी का नहीं है, ठीक है। तो चलिए ई हो जाएगा, कोई इसका गलत होता है, सफेद घोड़ा कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद 37 हम लोग देख लेते हैं। तो देखा हम लोगों ने इसमें दिए गए ऑप्शन के अनुसार जो सफेद घोड़ा का अर्थ है वो किसी में नहीं होता। सफेद घोड़ा का अर्थ जो मेन होता है वो आपको श्वेताश्वर का होता है। तो श्वेताश्वर का इसमें दिया नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगला देख लेते हैं। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 वर्ग का नहीं है? तो कौन सा सबसे 3 वर्ग का नहीं है? तो कुल वंश गोत्र एक ही होता है, लेकिन कोष जो है वो अलग चीज हो गया। तो कोष वो मुद्रा कोष ऐसे करके होता है, तो वो दूसरा चीज होगा। लेकिन ये कुल वंश और गोत्र ये तीनों संबंधित है, रिलेटेड है, तो आपको ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोष सबसे अलग है। इसके बाद हम लोग देख ले आपको पेरी प्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखा है? तो पेरिस प्लस ऑफ इरिथ्रियन सी किसी ने नहीं लिखा है। इनके जो ये किताब था उसमें एक नाविक का किताब, एक नाविक के द्वारा लिखा गया, लेकिन वो गुम नाम है, उसका नाम का पता नहीं है कि वो फटा हुआ था उसके ऊपर का पेज सब। तो उसको जिसने भी लिखा है ये एक गुमनाम व्यक्ति ने लिखा है, उसके नाम का पता नहीं चला है अभी तक। तो ये पेरिस प्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी जिसमें भूगोल के बारे में, भारत के भूगोल के बारे में लिखा हुआ है, तो ये आपको किसी गुमनाम व्यक्ति ने लिखा है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। इसके बाद है चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो ये आपको अवंती के राजा थे। तो चंड प्रद्योत जो है वो आपको अवंती के राजा थे। तो चलिए अवंती आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। इसके बाद अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद थी, तो ये आपको मराठा साम्राज्य में अष्टप्रधान होता था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 41 का आपको 41 का बी हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए नहीं दोस्तों, प्लासी का युद्ध जो है वो एक कूटनीतिक युद्ध था, गद्दारों का युद्ध था, आमने सामने की लड़ाई नहीं हुई थी। जो दीवान थे से आपको सिराजुद्दौला तो मीर जाफर ने गद्दारी किया था सिराजुद्दौला के साथ, तो ये नहीं होगा। आमने सामने की लड़ाई बक्सर की लड़ाई हुई थी, जिसमें हेक्टर मुनरो और मीर जाफर और बहादुर शाह द्वितीय ये सब का जो तीनों का सम्मिलित सेना था। तो ये आपको हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, बक्सर का युद्ध। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध नहीं माना जाता है। तो चलिए आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद है निम्न में से किस स्तंभ लेख में अशोक द्वारा रज्जुकों की नियुक्ति का उल्लेख है? तो रज्जुकों की नियुक्ति का उल्लेख कहाँ है दोस्तों? तो ये हम लोग देख लेते हैं। पहले हम लोग ऊपर 41 हम लोग कर चुके हैं, अब हम लोग 42 में चलते हैं। तो ये 42 में देखिए, इसको फिर से एक बार पढ़ लेते हैं कि किस स्तंभ लेख में अशोक द्वारा रज्जुकों की नियुक्ति का उल्लेख है। तो ये आपको चतुर्थ स्तंभ लेख में, चतुर्थ स्तंभ लेख ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद शैव धर्म से संबंधित कीर्ति तत्व के रचनाकार कौन है? तो शैव धर्म जो शिव धर्म से संबंधित कीर्ति है मतलब कीर्ति मतलब जो किताब होता है। तो तत्व परीक्षा का रचनाकार कौन है? तो तत्व प्रथा पूछा है, घुमाया हुआ है। रचनाकार मतलब लेखक कौन है? तो तत्व प्रथा लेखक आपको भोज है, तो ये आपको भोज, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला हम लोग देख लेते हैं प्रश्नोत्तर रत्नामालिक नामक जैन प्रश्नोत्तरी के रचनाकार कौन थे? ठीक है, तो रत्नामालिक के लेखक, तो रत्नामालिक के लेखक जो आपको है वो है अमोघ वर्ष ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट निम्न में से कौन जहांगीर के समय का चित्रकार नहीं है? तो जहांगीर के समय का चित्रकार कौन नहीं है? तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन था। तो मंसूर जो है वो आपको जहांगीर के समय का है, मनोहर भी जहांगीर के समय का है, लेकिन ख्वाजा अब्दुल ये नहीं है। अब्दुल हसन भी जहांगीर का है, लेकिन ख्वाजा अब्दुल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। इसके बाद है 1822 में महाराजा रंजीत सिंह की आदर्श सेना ने फ्रांसीसी सैन्य टुकड़ी फौज खास का गठन किसने किया था? तो एशिया की सबसे ताकतवर सेना थी आपको दूसरी ताकतवर सेना, तो उस समय 1822 में रंजीत सिंह की सेना को फौज खास कहा है। तो फौज खास का गठन किसने किया था? तो आपको फौज खास का गठन किया था वेंचुरा और एलार्ड। तो ये एक फ्रांसीसी है और एक जर्मन है, ठीक है। तो वेंचुरा फ्रांसीसी और एलार्ड जर्मन है, तो ये दोनों एक नौसेना का था और एक थल सेना का। तो घुड़सवारी के लिए वेंचुरा था, ठीक है, और या ध्यान दीजिएगा, और एलार्ड ऐसे करके है। इसके बाद देख लेते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। ये आपको दिया हुआ है, देखिए इसमें अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? तो लड़ते हुए मृत्यु अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनापति का हुआ था? तो ये आपको हुआ था जफर खां का। तो जफर खां कहाँ दिया हुआ है भाई? तो यहाँ पर दिया हुआ है ए में, तो ए हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं पेशवा के पतताम नामक कर किस पर लगाया जाता था? ये आपको विधवा पुनर्विवाह पर लगाया जाता था। तो मराठों ने कुछ गलत काम भी किया है, जैसे विधवा पुनर्विवाह पर वो कर लेता था, तो 48 का हो जाएगा विधवा पुनर्विवाह, क्योंकि पेशवा जो है वो पतनाम नाम का जो एक टैक्स लेता था वो विधवा पुनर्विवाह पर लेता था। तो ये आपको 48 का ए हो जाएगा, पतदाम, ठीक है। इसके बाद है किस मुगल शासक ने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया था? तो ये आपको औरंगजेब ने किया था। तो औरंगजेब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब, तो ऑप्शन नंबर डी
तो 49 का आपको हो जाएगा। औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया था और औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। तो जिंदा पीर किसको बोला जाता है? बहुत ही सादा और साफ सुथरा इनका जीवन रहा है। तो औरंगजेब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है निम्नलिखित घटनाओं के कालक्रम के व्यवस्थित कीजिए एवं नीचे दिए कूट में सही उत्तर चुनिए। तो पूना पैक्ट, सबसे पहले क्या क्या हुआ था? गांधी इवेंट समझौता, किस मिशन, सबने अवज्ञा आंदोलन। तो सबने अवज्ञा आंदोलन आपका हुआ था 1930 में, और सबने अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया था गांधी इवेंट समझौता से, और गांधी इवेंट समझौता के बाद हुआ था पूना पैक्ट और क्रिप्स मिशन आया था 1940 में। तो 4-2-1, तो देखिए 4-2-1 कहाँ पर दिया हुआ है? तो ये आपको सी में दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएगा। चलिए सी हो जाएगा, तो हम लोगों ने देखा इसका ऑप्शन नंबर सी है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं वंदे मातरम का रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने उच्च उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का अलग है? तो आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह के बारे में लिखा गया है। तो सन्यासी विद्रोह, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आनंद मठ के लेखक हैं, ये भी पूछता है बार बार। और वंदे मातरम की रचना भी किया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। तो कुंवर सिंह उत्तर प्रदेश सबसे पहले गलत, कुंवर सिंह बिहार के हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। टॉप मध्य भारत, लक्ष्मीबाई, झांसी, नाना साहेब, कानपुर, ये तीनों सही है। तो 52 का हो जाएगा आपको, ए हो जाएगा। तो चलिए ए गलत है, तो ए आंसर हो जाएगा। इसके बाद दक्षिण कोरिया, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांश घास के मैदान को क्या बोलते हैं? तो मध्य अक्षांश घास के मैदान को तो आपको स्टेपीज बोलते हैं। तो 53 का हो जाएगा दोस्तों आपको सी। तो सी में है आपको पंपास बोलते हैं, तो पंपास हो जाएगा ये। तो दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांश घास के मैदान को क्या बोलते हैं? तो पंपास बोलते हैं। जो उत्तरी अमेरिका है उसको क्या बोलते हैं? उसको प्रेयरी बोलते हैं। इसके बाद है गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कानपुर है। तो चलिए मारिए कानपुर, इसको ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं आगे जल्दी जल्दी। इसके बाद दिया हुआ है ये आगे हम लोग क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों के द्वारा निर्मित है? तो नदियों के द्वारा जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी है, तो सब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा आपको। तो ऑप्शन नंबर ई हम लोग मार लेते हैं। कहाँ दिया हुआ है ये? आपको ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं 55 हो गया। तो चलिए जलोढ़ मिट्टी नदियों के द्वारा निर्मित होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं मध्यमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें गलत खोजना है आपको। तो गलत क्या है? तो अंतरिक्ष से इस स्तर में प्रवेश करने पर उल्का पिंड जल जाते हैं, तो ये बात सही है। मध्यमंडल मोजोस्फीयर में जब कोई उल्का पिंड आता है तो वायुमंडल पर आते आते ही जलना शुरू हो जाता है, जल जाते हैं। इसके बाद दिया हुआ है बी, इस स्तर में बढ़ती हुई ऊंचाई से तापमान अत्यंत तीव्रता से बढ़ता है। नहीं, तापमान घटता है, आप जितना ऊपर जाओगे वो उतना ही ठंडा होता जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपको गलत है, और गलत को खोजना है तो हम लोगों को गलत मिल गया है, तो अब ये आपको बी हो जाएगा। चलिए इसके बाद भी हम लोग देख लेते हैं, यह वायुमंडल का तीसरा स्तर है, तो ये सही है, ये भी सही है। इसके बाद ये प्रत्यक्ष समताप मंडल के ऊपर है, तो ये भी सही है। तो चलिए ये चारों सही 3 सही है, जबकि इसका जो बी ऑप्शन है वो गलत है, तो बी हम लोग गलत खोज लिए। और कोकस प्लेट किन के मध्य पाई जाती है? तो कोकस प्लेट पाई जाती है किन के मध्य, ये देखना है। तो चलिए प्लेटों से संबंधित ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। तो ये मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच पाई जाती है, तो कोकस प्लेट, कोकस प्लेट पाई जाती है मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट, कोकस प्लेट पाई जाती है मध्य अमेरिका और प्रशांत के बीच। उसके बाद निम्नलिखित हिमनदों में कौन सा उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में अवस्थित है? तो उत्तराखंड में तो जेमू ग्लेशियर, मिलाल, रूपल और हिस्पार। तो कौन सा ग्लेशियर उत्तराखंड में है ये खोजना है। तो उत्तराखंड में मिलाम है, तो मिलाम आपको दिया है ऑप्शन नंबर सी में। तो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र का जो ग्लेशियर है वो आपको मिलाम है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं बिहार राज्य में बनारसी साड़ियों का उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है? तो बनारसी साड़ी का उत्पादन बिहार के कैमूर जिले में होता है। तो कैमूर जिला कहाँ दिया हुआ है दोस्तों, ये देख लीजिए। तो कैमूर जिला आपको दिया हुआ है 59 में सी में, तो सी हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। इसके बाद देख लेते हैं निम्न में से कौन सा कुंड बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो बिहार के मुंगेर जिले में कौन सा कुंड है? तो देखियो भाई, सबसे पहले राम लक्ष्मण सीता तीनों कुंड मुंगेर में है। तो जब तीनों है तो ऑप्शन नंबर एक ही बार ई मारना है भाई, तो 60 का ई हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देख लो जल जीवन हरियाली मिशन का आरंभ मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था। तो ये आपको अक्टूबर में किया गया था, 26 अक्टूबर 2019 को किया गया था। ज़्यादातर चांस आप मान के चलिए, कंफर्म बता रहे दोस्तों, ये 2019, तो 26 अक्टूबर 2019 को जल जीवन हरियाली मिशन शुरू किया गया था। इसके बाद है 19-20 में बिहार राज्य के किस जिले में चावल का उत्पादन सर्वाधिक किया गया? तो बिहार का सर्वाधिक चावल उत्पादक जिला आपको रोहतास है, तो रोहतास हो जाएगा। तो इसके बाद है हम लोग आगे देख लेते हैं, ये अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित कौन सा? यूरेनियम नवादा में सही है भाई, सोना मुंगेर में, ईवी से डोलोमाइट रोहतास में, और टीन पटना में, ये गलत है। तो ये गलत है, तो डी गलत है, बाकी तो सब सुमेलित है, तो ई हो जाएगा आंसर। तो 63 का आपको ई हो जाएगा। तो चलिए ई हो जाएगा, तो ई मार लेते हैं, क्योंकि एक ही ऑप्शन इसमें गलत है, वो आपको पटना वाला, लेकिन इसमें आपको सही को खोजना है। तो 4 सही है, 3 सही है, तो तीनों का तीनों ई हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से मधेपुरा जिले की सीमा किस जिले से नहीं लगती है? तो शेखपुरा जिले इसमें किस जिले से? तो शेखपुरा की जो है वो आपको गया से नहीं लगता है। तो शेखपुरा जिले 64 में आपको डी दिया है, तो डी में ऑप्शन नंबर गया है, तो इधर हो गया। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं भारत का लक्षद्वीप समूह किस चैनल से विभाजित किया गया है? तो लक्षद्वीप को किस चैनल से विभाजित किया गया है? तो ये आपको 11 डिग्री चैनल से विभाजित किया है। तो 11 डिग्री चैनल ऑप्शन नंबर
ए में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ है। भारत का लक्षद्वीप समूह किस चैनल से विभाजित किया जाता है? तो भारत का लक्षद्वीप समूह जो है वो आपको 11 डिग्री से अलग किया जाता है। इसके बाद जो है आपको निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तुंगभद्रा, कोयना, मूसी, शबरी। ये बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन अक्सर गलत हो जाता है। तो देख लीजिए, शबरी जो है ये आपको केरल में है, तो ये तुंगभद्रा कृष्णा नदी की सहायक नदी शबरी नहीं है। बाकी कृष्णा की सहायक नदी तुंगभद्रा है, कोयना है और मूसी है। तुंगभद्रा, कोयना, मूसी, तुंगभद्रा, कोयना, मूसी, ये कृष्णा की सहायक नदी है। इसके बाद है अमरकंटक से निकलने वाली नदियाँ किस पैटर्न का अनुसरण करती है? तो अमरकंटक से निकलने वाली नदियाँ किस पैटर्न का अनुसरण करती है? ये दिया हुआ है 67 में। तो चलिए इसको देखिए, हम लोग ये रेडियल पैटर्न का उपयोग करते हैं। अमरकंटक से निकलने वाली नदियाँ रेडियल पैटर्न का उपयोग करती है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं नंदा देवी जैव मंडल निकेत के संबंध नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो 68 में है नंदा देवी जैव मंडल निकेत के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो 68 जो है आपको दोस्तों, तो 68 का सी हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, तो यह एक शीतोष्ण कटिबंध वन पाए जाते हैं, तो सही है। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग कि तो पहला सही है दोस्तों, यह नंदा देवी ग्लेशियर है, तो नंदा देवी शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं, तो ये सही है। उसके बाद इस जी मंडल हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग और हिम मुर्गा पाया जाता है, तो ये भी सही है। जब एक और दो दोनों सही है तो फिर ऑप्शन के अनुसार से सी में एक और दो दोनों दिया हुआ है। इसके बाद है सुंदरवन जैव मंडल निकेत कहाँ स्थित है? ये आपको पश्चिम बंगाल में सुंदरवन है, तो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए इसके बाद फटाफट हम लोग देख लेते हैं नीचे दिए कथनों में से कौन सा कथन सामाजिक वर्गीकरण को परिभाषित करता है? तो देख लीजिए, ये देखिए ये रुक नहीं रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ये 70 का, 70 में दिया हुआ है कौन सा कथन सामाजिक वर्ग को परिभाषित करता है? तो चलिए देख लेते हैं, ये आपको है पर्यावरणीय सामाजिक ग्रामीण विकास में मदद करना, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, आपको सी हो जाएगा। तो चलिए सी हो गया। इसके बाद है भारत में निम्नलिखित भागों में द्रविडियन प्रजाति कहाँ संकरित? द्रविडियन जो आपको दक्षिण भारत में है, पौराणिक हिंदू भी ये लोग बोलता है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? नर्मदा, ब्राह्मणी, साबरमती, माही। तो ये आपको पश्चिम की ओर जो है वो आपको बहती है, नर्मदा भी बहती है पश्चिम की ओर, ठीक है, माही भी बहती है और ब्राह्मणी पूरब की ओर बहती है, ठीक है, और साबरमती जो है वो आपको पश्चिम की तरफ बहती है। तो ऑप्शन जो आपको हो जाएगा 1, 3, 4, तो 1, 3, 4 दिया हुआ है बी में, तो ये बी हो जाएगा सही 72 का, ठीक है दोस्तों। तो चलिए 72 का बी हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया 1, 3, 4, तो बी सही यहाँ पर दिया हुआ है 1, 3, 4। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? डेल्टा आपको नर्मदा बनाती है और कृष्णा नहीं, कृष्णा पूरब की तरफ आती है, कावेरी और तापी। तो सिर्फ डेल्टा नहीं बनाने वाली नदी आपको नर्मदा बनाती है, तापी भी बनाती, कृष्णा कावेरी नहीं बनाती है। तो 2 और 4 कहाँ दिया हुआ है भाई? तो इसमें 2 और 4 दिया नहीं, तो इसका ई हो जाएगा 73 का। देख लीजिए 73 का ई है, क्योंकि ई में कहीं भी तापी और नर्मदा ये जो है आपको पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, तो ये दोनों आपको डेल्टा बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है। तो ठीक है, डेल्टा नहीं बनाती है नर्मदा, तापी। तो 1 और 3, तो 1 और 3 हम लोग खोज रहे हैं, तो 1 और 3 कहीं दिया ही नहीं है, तो फिर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी इधर 2 ऑप्शन है कृष्णा और कावेरी, तो ये दोनों डेल्टा बनाती है, क्योंकि ये पूरब की ओर गिरती है बंगाल की खाड़ी में। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती है। उसके बाद चौथा है एक ठोस में सीधे गैस परिवर्तन को कहते हैं ऊर्ध्वपातन कहते हैं, तो ऊर्ध्वपातन आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद है कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट है, तो वो कौन सा है? कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, विमसेट और सल्फोनेट। तो कपड़े साफ करने वाला जो कार्बोनेट है वो आपको है सल्फोनेट, ठीक है। तो 75 का आपको हो जाएगा सल्फोनेट। तो सल्फोनेट को कपड़ा साफ करने वाला डिटर्जेंट बोला जाता है, तो ये सल्फोनेट हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक है? तो अम्ल वर्षा में सबसे अधिक HCl, HNO3, H2SO4 तो होगा ही, तो 76 का तो सी हो जाएगा। तो चलिए सबसे ज़्यादा H2SO4 होता है 76 में, ठीक है। तो 76 में सी हो गया, तो सी ऑप्शन आपका सही है। HCl भी होता है, लेकिन सर्वाधिक मात्रा पूछा गया है, तो जब सर्वाधिक मात्रा होगा तो H2SO4 होगा, लेकिन पूछेगा जब किसकी मात्रा HCl, H2SO4 दोनों होगा, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला दिया हुआ है कि देख लीजिए इंसुलिन है, तो इंसुलिन क्या है भाई? तो इंसुलिन एक प्रोटीन है, तो प्रोटीन ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो डी हो जाएगा। इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन एक प्रोटीन है, तो इंसुलिन एक प्रोटीन है, तो प्रोटीन दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी में। उसके बाद हम लोग निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? तो प्रतिजैविक कौन सा है? तो सल्फाग्वाडिन है 78 का, तो सल्फाग्वाडिन एंटीबायोटिक है और क्लोरोफेंसिकॉल भी एंटीबायोटिक है, तो ई हो जाएगा। अब 2 सही है तो फिर ई सही हो, ई आंसर हो जाएगा। इसके बाद इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? तो स्पिग्नोमीटर है, तो रक्त दाब का स्पिग्नोमीटर बोला जाता है। उसके बाद दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जा सकता है, तो हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर, ब्यूरोमीटर, थर्मामीटर। तो लैक्टोमीटर हो जाएगा, तो 80 का सी हो जाएगा दोस्तों। दूध का अपेक्षित आपको लैक्टोमीटर, तो ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा सी। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो
सही सुमेलित नहीं है। तो अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद, तो ये सबसे पहला, तो अहमदाबाद तो आपको गलत है, ठीक है। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद, तो अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं बी में राष्ट्रीय दूर संवेदन केंद्र हैदराबाद, तो ये भी सही है। लेकिन भारतीय अनुसंधान संगठन श्रीहरिकोटा, तो सुमेलित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन श्रीहरिकोटा, तो ये आपको गलत है। तो चलिए सी आपको गलत हो जाएगा। विक्रम साराभाई तिरुवनंतपुरम है, तो ये भी सही है। उसके बाद है तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है भाई, तो तीसरे और चौथे जो है वो एसिडिक और बेसिक दोनों होता है, ठीक है। तो 82 का हो जाएगा ए। तो तीसरे और चौथे समूह में जो है आपको एसिडिक और बेसिक दोनों हो जाएगा, तो एसिडिक और बेसिक दोनों का, तो इसको लॉक कीजिए। इसके बाद है मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन तंत्र, मतलब आपको कार्बोहाइड्रेट का होता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का 83 हो जाएगा, तो 83 का आपको सी हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है, तो आपको सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा होता है, तो प्लीहा होता है, तो प्लीहा आपको डी हो जाएगा। इसके बाद निर्वात प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, तो ये आपको ए हो जाएगा। तो चलिए 85 का आपको ए हो गया। इसके बाद निर्वात में प्रकाश चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसके बाद आपको देख लेते हैं विभवांतर की माप किस यंत्र में होता है, विभवांतर का मापा जाता है एमीटर में। तो 86 का आपको हो जाएगा विभवांतर को मापते हैं वोल्ट मीटर में, तो वोल्ट मीटर आपको हो जाएगा सी। विभवांतर को किस में मापते हैं, तो वोल्ट मीटर में, तो वोल्ट मीटर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं विभवांतर को किस में मापते हैं, तो वोल्ट मीटर में मापते हैं, तो वोल्ट मीटर आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया। इसके बाद हम लोग 87 चलते हैं। तो चलिए 87 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 87 में निम्न में से कौन सा उपकरण किस परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है। तो विद्युत धारा की उपस्थिति कौन संसूचित करता है दोस्तों, तो ये आपको करता है गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है गैल्वेनोमीटर करता है, तो चलिए गैल्वेनोमीटर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बदलता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और स्थिति ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो इन चारों में से कौन सा सही है, तो ये आपको सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया हुआ है कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है वो आपको विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम का अयस्क है, तो कैल्शियम का अयस्क कौन सा है भाई, तो कैल्शियम का अयस्क आपको जिप्सम डोलोमाइट फॉस्फेट, तो जी आपको जिप्सम हो जाएगा 89 का, ठीक है। तो 89 का है जिप्सम का अयस्क नहीं दिया हुआ है दोस्तों, तो आपको हो जाएगा ये चारों में से कोई नहीं होगा, तो गलत हो जाएगा, ई हो जाएगा आंसर। इसके बाद है एल्यूमिनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है, Al2SO4। Al2SO4, तो Al2SO4 होता है। इसके बाद क्या होता है, तो 90 का देख लीजिए, 90 का हो जाएगा Al2SO4 होल थ्राइस, तो ये आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए सी है निम्नलिखित में से किस अंग में मंड जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ हो जाता है। निम्नलिखित में से किस अंग में मंड जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ, तो वो मंड का पाचन, तो मंड का पाचन मुख से शुरू हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है, एक प्रकार का क्या है भाई, तो सेलुलोज क्या है भाई, कार्बोहाइड्रेट बसा प्रोटीन क्या है, तो सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट कहाँ पर होता है, तो घास में होता है। इसके बाद निम्नलिखित में से किस में आंतरिक निषेचन नहीं होते, तो आंतरिक निषेचन किस में नहीं होता है भाई, तो मेढक में बाह्य निषेचन होता है, तो सबसे पहले आपको सी सही हो जाएगा। और अमीबा में भी बाह्य, तो जब अमीबा में भी आंतरिक निषेचन होता है, तो बी और सी जब सही हो जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर ई हो गया। इसके बाद निम्नलिखित में से नर जननांग है, तो नर जननांग जो नर जननांग है वो है आपको वृषण, तो वृषण हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में। इसके बाद है तिलचट्टों के शरीर में वायु प्रवेश करती है कहाँ से, तो श्वास रंध्रों द्वारा, तो श्वास रंध्र हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद 95 तक हो गया। इसके बाद 96 निम्नलिखित में से किसके सिद्धांत दिया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है, तो सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती को जो सिद्धांत किसने दिया है, ये सिद्धांत दिया आपको विर्चो ने, तो विर्चो हो गया ऑप्शन नंबर डी में। इसके बाद चलिए आगे देख लेते हैं भारत में सेवा कर संतुष्टि पर लागू होता है, तो सेवा कर किसके आधार, मतलब किसके संतुष्ट, किसके जो उनके सेवा कर जो कमेटी का कौन था, तो सेवा कर किस कमेटी के आधार पर लागू किया गया था, तो ये आपको 97 का हो जाएगा राजा चलैया समिति, तो सेवा कर चलैया समिति, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चलैया समिति। उसके बाद देख लेते हैं निम्नलिखित में से भारत की कौन सी संस्था निर्यात व्यापार के लिए जोखिम बीमा करती है, तो जोखिम बीमा कौन सी संस्था करती है, तो वो करती है आपको निर्यात साख एवं गारंटी निगम, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद है अटल नवोन्मेष मिशन किस विभाग की है, तो ये आपको नीति आयोग है, मानव संसाधन विकास है, किसका है भाई, तो 99 का है, आपको नीति आयोग का है। तो अटल अन्वेषण जो है ये आपको नीति आयोग जारी करता है। इसके बाद है पूरा प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया, ये आपको APJ अब्दुल कलाम ने किया गया, तो अब अब्दुल कलाम ये हो जाएगा। हाल ही में उनका जयंती भी मनाया गया है, तो देख लीजिएगा। उसके बाद निम्न में से कौन सा मनरेगा का उद्देश्य है, तो मनरेगा का जो उद्देश्य है वो आपको ग्रामीण आय को बढ़ाना ही मनरेगा का उद्देश्य है, तो 101 का हो जाएगा, आपको ई हो जाएगा। जल प्रबंधन ही मनरेगा का उद्देश्य है। परिसंपत्तियों का निर्माण, सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करना, तो BCD सही हो जाएगा, तो ई आंसर यहाँ पर बनता है। इसके बाद है 102 में क्या दवा निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत क्या है भाई, तो सेवा क्षेत्र, तो सेवा क्षेत्र ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है।
फिर हम लोग चलते हैं, इसको देख लेते हैं 102 क्वेश्चन। तो चलिए 102 तक हम लोग कर लिए थे। यहाँ 103 ब्लर हो रहा है काफ़ी देर से, तो ये ब्लर हट नहीं रहा है। तो चलिए देख लेते हैं प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया का लेखक कौन है भाई। तो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया का लेखक आपको एम विश्वेश्वरैया, भारत के प्रथम सिविल इंजीनियर भी हैं। तो ये एम विश्वेश्वरैया है 103 के। तो 103 के हो गया आपको ए। उसके बाद है निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं, तो उसमें गलत खोजना है। तो छठी पंचवर्षीय योजना है, तो गलत कौन सा है भाई। तो देखिए सबसे पहले सही कौन कौन सा है। तो छठी पंचवर्षीय 1980-85 ये भी सही है। 66 से 69 है, योजना अवकाश भी इसको माना जाता है, तो ये भी सही है। इसके बाद है 1990 8, ये गलत है। और 12 से 17 12वीं पंचवर्षीय है, तो ये सही है। लेकिन 1990 95 में 8वीं पंचवर्षीय ये नहीं हुआ था, तो ये गलत हो जाएगा। इसके बाद है आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन किस सूची का विषय है। तो आर्थिक और सामाजिक सूची का नियोजन किस सूची का विषय है, तो ये आपको समवर्ती सूची का, समवर्ती सूची ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद निम्न में से किस बैंक की स्थापना प्रेसिडेंसी बैंकों को विलय करने में की गई थी। निम्न में से किस बैंक की स्थापना प्रेसिडेंसी बैंकों को विलय करने में की गई थी। तो 106 का हो गया ए, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो 106 का ए हो जाएगा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन गुणात्मक साख नियंत्रण की विधि नहीं है। तो 107 का जो है आपको डी हो जाएगा। तो डी खुले बाजार की क्रियाएं हैं, ठीक है। कौन गुणात्मक साख नियंत्रण की विधि नहीं, आप खुले बाजार की क्रियाएं हैं। उसके बाद है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उन्हें सही कालक्रम के अनुसार संयोजित करें। तो सर देख ले, नीति आयोग की स्थापना, तो ये आपको नीति आयोग का स्थापना 1957-58 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद है 12वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ, नई आर्थिक नीति लागू करना, भारत में योजना की स्थापना। तो चलिए हम लोग इसको 108 को देख लेते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। तो ये देख लीजिए, सबसे पहले जो है आपको योजना आयोग की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो योजना आयोग की स्थापना सबसे पहले हुआ था 1956 के आसपास में, तो 4 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्या है भाई, तो दूसरा है आपको नई आर्थिक नीति को लागू करना। तो नई आर्थिक नीति तो ये आपका योजना आयोग के बाद किया गया था, ठीक है। उसके बाद तीसरा है नीति आयोग की स्थापना। तो नीति आयोग की स्थापना जो है सबसे बाद में हुआ था, 2016 में हुआ था। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था, 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 को। तो चलिए 2000, उसके बाद 12वीं पंचवर्षीय, 12वीं पंचवर्षीय योजना आपको 12 से 17, तो 4-3-1, उसके बाद 2, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद है निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं है, तो इसमें गलत को खोजना है। तो चलिए 109 नंबर में हम लोग चलते हैं, आपको कौन सा गलत है। तो आपको सबसे पहले सही देख लेते हैं। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो आपको हेराल्ड मॉडल पर था। तो हेराल्ड डोमर प्रथम वर्ष, द्वितीय नेहरू महालोन बेली, तो द्वितीय वर्ष में महान था, तो दूसरी हो गया। तीसरा डीपी धर मालिक, ये 5वीं पंचवर्षीय डीपी धर मॉडल पर था। इसके बाद है प्रथम पंचवर्षीय 1 जून 1952 को, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद चलिए देख लेते हैं, क्रेता बाजार वो है जहाँ क्या होता है भाई, तो मांग की पूर्ति अधिक होती है। जब मांग की पूर्ति अधिक होती है तो वो क्रेता बाजार कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला है आपको केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार से 21-22 के अनुसार मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्कों की योजना के तहत आगामी 3 वर्षों में कितने टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए गए। तो ये आपको किए गए हैं आपको 7 टेक्सटाइल पार्क, तो ये 7 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी है 7 में। इसके बाद है 2001 से 11 के बीच 10 के वृद्धि दर कितना था। तो बिहार का 10 के बीच 25.4, तो 25.4 आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में। उसके बाद है भारतीय संविधान के उद्देश्य में संशोधित किया गया है। तो भारतीय संविधान के उद्देश्य का तो 42वां संविधान संशोधन, 42वां आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 113 का। चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं अगला, निम्न में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व तो नहीं है। तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व तो कौन सा नहीं है भाई, तो पर्यावरण संरक्षण ये नीति निर्देशक तत्व तो नहीं है। तो चलिए हम लोग खोज लिए इसको। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं भाई 114 हम लोग ने बना लिया। 114 में दिया है कि निम्नलिखित में से एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है पर्यावरण संरक्षण नहीं, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, तो 114 का जो है वो आपको डी हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम लोग आगे चलते हैं और आगे चल के देख लेते हैं। ये दिया हुआ है आपको, एक साधारण विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाती है। तो जब राष्ट्रपति अपनी सहमति देता है, तो आपको ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ये 116 का हो जाएगा आपको बी, तो 116 का बी हो गया आपको। चलिए 116 का बी सही है। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है, एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा आदर्श वर्णित है। तो कल किस में, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। तो चलिए 117 का राज्य का नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा। तो कल्याणकारी अब तो नीति निर्देशक तत्वों में, तो ये आपको ऑप्शन नंबर ए हो गया। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट नहीं है। तो वैशिष्ट नहीं है, तो आपको स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, ये हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है। राज्य सरकार को एडवोकेट जनरल देता है। एडवोकेट जनरल आपको हो जाएगा बी में, ठीक है। तो 119 का बी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 120। चलिए निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था।
तो एस राधाकृष्णन नहीं था भाई, तो एस राधाकृष्णन 120 का हो जाएगा सी में। तो राजगोपालचारी थे, राजेंद्र प्रसाद कृषि विभाग से, जगजीवन राम को भी मिला हुआ था अल्पसंख्यक। तो ये तीनों सही है, बट ये नहीं है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? ठीक है, तो भारत में मंत्रिपरिषद रख सकते हैं विश्वास प्रस्ताव, तो विश्वास प्रस्ताव ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, इसके बाद हमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना 122 में दिया। भारतीय संविधान प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन, तो ये आपको 42 में संविधान संशोधन, तो अब हो जाएगा 122 का ए। तो 42 में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, और ये शब्दों, 3 शब्दों को जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और धर्म, और तो ये हो जाएगा 42वां में जोड़ा गया था। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है। तो भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है, तो भाई प्रकृति में संघ किंतु भावना में एकात्मक, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्रकृति में संघ किंतु भावना में एकात्मक। इसके बाद भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाता है, संसद द्वारा हटाया जा सकता है, तो संसद द्वारा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद जायद तलवार 2021 जो है भारत में किस देश के मध्य संपन्न हुआ था, ये यूएई के साथ हुआ था। ठीक है, तो 125 का हो जाएगा आपको बी, तो यूएई को संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात बोलते हैं, तो ये बी हो गया। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं बिटकॉइन को एक कानूनी मान्यता प्रदान करने वाला देश कौन सा है, तो ये अल सल्वाडोर है, तो अल सल्वाडोर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, इसके बाद है सितंबर 2021 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के विजेता वैज्ञानिक डॉक्टर फिरदौस कादरी किस संबंध से, ये आपको बांग्लादेश के हैं, तो बांग्लादेश बी हो जाएगा। उसके बाद है वर्ष 2021 में स्टॉकहोम स्थित रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा वर्ष 2021 के अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो ये अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, किसको दिया गया, तो डेविड कार्ड को दिया गया है, जोशुआ को दिया गया है, तो दुगो को दिया गया है, तो ई हो जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है, तो मारिया रेसा जापान की है, तो और द्रौपदी मुर्मू, तो ये दोनों को दिया गया शांति का नोबेल पुरस्कार। उसके बाद 80 हो गया भाई, तो चलिए 80 के बाद हम लोग चलते हैं, सॉरी दोस्तों 129 तक हो गया था। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं 2021। ठीक है, तो 21 का साहित्य क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा, तो साहित्य का जो है वो आपको अब्दुल रज्जाक को दिया जाएगा। उसके बाद है वर्ष 2021 में, ठीक है, वर्ष 2021 में सतत विकास समाधान नेटवर्क में से किसे प्रोग्रेस अवार्ड सम्मानित किया गया, तो ये आपको दिया गया है भाई, आपको दिया गया शेख हसीना को, तो शेख हसीना ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। इसके बाद अक्टूबर 2021 में भारत जापान के द्वितीय समुद्री अभ्यास जीमैक्स का आयोजन कहाँ गया, तो जीमैक्स का आयोजन आपको किया गया था अरब सागर में, तो अरब सागर ऑप्शन नंबर 32 में ए हो जाएगा, तो ए हो गया ये। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, वो आपको दिया सितंबर 2021 में यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल में किन भारतीय को ग्लोबल लीडर अवार्ड प्रदान किया गया था, तो ग्लोबल लीडर अवार्ड जो आपको प्रदान किया गया था वो आपको आधार पूनावाला को दिया गया था। ठीक है, तो देख लेते हैं 133 में शिव नड्डा और मल्लिका श्रीनिवासन इनको दिया गया था, तो ये आपको ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शिव नड्डा और मल्लिका श्रीनिवासन। उसके बाद बजट में दिया हुआ है कि 21-22 में कहाँ सीवेट उत्पादन बढ़ाने, तो एक मल्टीपर्पज सीवेट पार्क की स्थापना किया जाने का प्रस्ताव है, तो ये ई हो जाएगा, इन चारों में से कहीं नहीं है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं बजट 2021-22 में भारत की आकस्मिक नीति को 500 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया, तो ये आपको 500 करोड़ से बढ़ाकर 30,000 करोड़ कर दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो 135 का ऑप्शन नंबर डी, भारत का जो आकस्मिकता निधि है उसको 500 करोड़ से बढ़ाकर 30,000 करोड़ कर दिया गया है। उसके बाद है 36 में जहाँ विपणन वर्ष 2022-23 के लिए न्यूनतम समर्थन एमएसपी में संवर्धित किस फसल प्रणाली में की गई है, तो ये आपको 136 में हो जाएगा, ई हो जाएगा, तो चलिए ई हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं 137, तो यहाँ पे है, ये आपको दिया हुआ है मार्च 2021 की समाप्ति की अवधि तक, ठीक है, सब अवधि के लिए वार्षिक वित्तीय समावेशन सूचकांक कितना था, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय समावेशन की स्थिति को मापने के लिए विकसित किया गया है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको 57.8। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा सोन चिड़ैया नामक ब्रांड एवं लोगों को लॉन्च किया गया है, तो सोन चिड़ैया जो लॉन्च किया गया वो आपको किया गया आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा, तो ये हो जाएगा आवास एवं शहरी कार्य में सोन चिड़ैया लॉन्च किया गया है। उसके बाद अत्यधिक गर्मी से वैकेंस झील का जलस्तर खतरनाक रूप से निम्न स्तर पहुंच गया, यह झील किस देश में है, तो ये आपको है हंगरी में। ठीक है, तो हंगरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 139 का। तो इसके बाद है 1.5 किलोमीटर लंबाई कोयले पुल का संबंध किस राज्य से है, तो ये आपको बिहार में, इसका नाम अब्दुल बारी सिद्दीकी पुल है। उसके बाद है IM चैंपियन IEM प्रोत्साहन योजना एवं घटक चैंपियन प्रोत्साहन योजना किस उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजना का हिस्सा है, तो ये हिस्सा आपको है ऑटो उद्योग के लिए PLI। ठीक है, तो ऑटो उद्योग के लिए PLI, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद आपको दिया हुआ है 10 लाख ट्विटर फॉलोअर वाला विश्व का पहला मौद्रिक देश कौन सा है, तो ये आपको भारत है। ठीक है, तो भारत जो RBI का 10 लाख फॉलोअर है। इसके बाद नेक्स्ट राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में प्रजनन दर 2.1 के स्तर से अधिक रहती है, तो ये आपको ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं और ख़त्म करते हैं इसको। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि भारत का पहला सेट सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड किस राज्य नगर निगम के द्वारा जारी किया गया था,
तो ये आपको जारी किया था महाराष्ट्र के द्वारा। तो भारत का पहला सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड किस राज्य के नगर निगम द्वारा जारी, तो ये आपको महाराष्ट्र के द्वारा। उसके बाद दिया हुआ है 145 में बजट 2020 से प्रस्तावित मित्र योजना का संबंध किस क्षेत्र से, तो मित्र योजना का संबंध जो मित्रा का वो आपको वस्त्र उद्योग से है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 145 का। उसके बाद है बजट 2021-22 में निम्नलिखित में से किस योजना को सर्वाधिक बजट आवंटित किया गया है, तो सर्वाधिक बजट आपको मनरेगा को किया गया दिए गए ऑप्शन के अनुसार से। ठीक है, ऐसे तो रक्षा बजट है, लेकिन जो ऑप्शन दिया उसके अनुसार से मनरेगा हो जाएगा। उसके बाद है कौन सा सागर शीश नॉट प्रकोप की वजह से चर्चा में रहा है, तो शीश नॉट की वजह से चर्चा में रहा है आपको मरमरा सागर, तो मरमरा सागर ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। इसके बाद ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से चर्चा में रहे माउंट मेरापी एव माउंट सिनबांग का संबंध किस देश से है, तो ये आपको इंडोनेशिया से है, तो इंडोनेशिया हो गया। इसके बाद है हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस का 9वां मंत्रिमंडल कहाँ पर आयोजन किया गया था, तो ये आपको किया गया था तजाकिस्तान में। हार्ट ऑफ एशिया का इस्तांबुल प्रोसेस, तो ये तजाकिस्तान में किया, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 150 हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने किस देश के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन नहीं किया है, तो 2+2 का वार्ता यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान और रूस सबके साथ किया है। ठीक है, तो डी भी से हो जाएगा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, 2+2 जो है आपको यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान सबके साथ 2+2 वार्ता होता है। तो चलिए आपका इसका ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, तो ई इसको सही मानते हैं, ये ई सही है। इसके बाद इसके साथ ही पूरे 150 क्वेश्चन को हम लोगों ने पूरा किया। तो जब बहुत ही जल्द फिर कल आप लोगों के बीच लेके आएंगे हम एक अगला इसका एपिसोड। तो तब तक के लिए आप लोग इसको अच्छे से देखिए और सारे क्वेश्चन को ठीक ठाक से देख लीजिए, और तब तक के लिए